तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का फिर से एक बार चैनल पर स्वागत है। और हम आज पढ़ने वाले हैं दूसरा दूसरा लेक्चर। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने विद्युत धारा का पूरा 1 शॉट रिवीजन देखा था। अब दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो एक बार फिर से यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि चुंबक और चुंबकत्व तो क्या है। ठीक है, तो हमारा मेन का टॉपिक है आज विद्युत चुंबकीय धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे चुंबक तथा चुंबकत्व। सबसे पहला टॉपिक है, क्या है? चुंबक, ठीक है, तथा चुंबकत्व। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चुंबक किसे कहते हैं तो हम लोग देखते हैं चुंबक क्या है। तो हम बोलेंगे कि एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे, ठीक है, टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। ठीक है, और फिर चुंबकत्व क्या है? तो चुंबकत्व के बारे में देखते हैं। जो चुंबकत्व है हमारा, वो चुंबकत्व वह गुण हम लोग लिखेंगे कि किसी पदार्थ, या हम लोग लिखेंगे सीधा ही किसी पदार्थ अर्थात चुंबक अर्थात चुंबक का वह गुण जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को, क्या बोला हमने? किसी पदार्थ या चुंबक का वह गुण जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, देखिए जो चुंबक है, चुंबक हमने देखा क्या है, चुंबकत्व हमने देखा क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि चुंबक कितने प्रकार का होता है। तो चुंबक 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, ठीक है। ये क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक। चुंबक ऐसे चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। इसका हम एग्जाम्पल जो देखेंगे वो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा जैसे कि Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 ये क्या है? लोहे का ऑक्साइड है, या इसे बोलते हैं मैग्नेटाइट पत्थर, मैग्नेटाइट का पत्थर। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो हमारा, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, तो कृत्रिम चुंबक एक ऐसा चुंबक है जिसे मानव बनाता है, या मानव निर्मित चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे नाल चुंबक हो गया। क्या हो गया? नाल चुंबक। ठीक है, कंपास सुई। ठीक है, नाल चुंबक हो गया, कंपास सुई हो गई, और हम बोलते हैं चुंबकीय नाल। ठीक है, और फिर क्या? छड़ चुंबक हो गई।
ऐसे बहुत सारे चुंबक हैं जो क्या हैं, ठीक है, बहुत सारे चुंबक हैं जो मानव निर्मित द्वारा बनाए जाते हैं, कई प्रकार के हैं। तो एक चीज़ आप जानिए कि जो चुंबक की शक्ति होती है, ठीक है, जो चुंबक की शक्ति होती है, यानी जो चुंबक की शक्ति होती है, चुंबक की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, किसकी ज़्यादा होती है, आपको क्या लगता है? कमेंट में कमेंट करिए किसकी शक्ति ज़्यादा होती है, चुंबकीय शक्ति। तो यहाँ पर जो होती है उस चुंबकीय यानी कि क्या, कृत्रिम चुंबक, जो कृत्रिम चुंबक है उसकी शक्ति ज़्यादा होती है किससे, प्राकृतिक चुंबक से, ठीक है, ओके, इम्पोर्टेंट है। कृत्रिम चुंबक ज़्यादा पावरफुल होता है किससे, प्राकृतिक चुंबक से, ठीक है, इतना आप नोट करिए फटाफट से। तो आगे हम पढ़ेंगे क्या, चुंबक के ध्रुव, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के ध्रुव, ठीक है, पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, ठीक है, एक होता है क्या, दक्षिणी ध्रुव। ये दो प्रकार, दो पोल्स होते हैं, ठीक है। यदि आप समझिए, यदि किसी चुंबक को क्षैतिज तल में किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो चुंबकीय सुई, ठीक है, तो चुंबक को, तो एक सिरा जो होगा चुंबक का वो दक्षिणी दिशा में और दूसरा सिरा जो होगा वो उत्तरी दिशा में ठहरेगा। आप हर बार जितनी बार आप लटकाएंगे, सिर्फ क्या, स्वतंत्रता पूर्व ही चुंबक लटका होना चाहिए। तो आप जितनी बार भी चुंबक को लटकाएंगे वह एक ध्रुव उसका उत्तरी दिशा में और एक दक्षिणी दिशा में ठहरेगा। जो दक्षिणी ध्रुव में ठहरता है उसे दक्षिणीय ध्रुव और जो उत्तर दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और हम पढ़ेंगे, अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं, चुंबक के गुण, ठीक है। तो जैसे माना हम पढ़ेंगे क्या, अब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, चुंबक का गुण, ठीक है, चुंबक के गुण, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चुंबक। तो प्रॉपर्टी ऑफ चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी है, देखो पहली प्रॉपर्टी मैं लिखा नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ सब आपको, ठीक है, क्योंकि 1 शॉट रिविजन करा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें लिखाने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। तो जैसा कि माना ऐसा कोई चुंबक है, ठीक है, चुंबक है, यदि हम क्या करते हैं, ऐसा माना कोई मैग्नेट है, ठीक है, क्या है ये, क्या है, चुंबक है, ठीक है, इसको अगर गर्म करते हैं, क्या करते हैं तो क्या आता है, इसकी शक्ति क्या हो जाएगी, इसकी जो शक्ति है, चुंबकीय शक्ति, वो क्या हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, क्षीण होगी, ठीक, क्षीण हो जाएगी यानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम दूसरे बात करें तो माना कोई ऐसे कोई क्या है, चुंबक है, ठीक है, कोई क्या है, चुंबक, ये नॉर्थ है और ये है साउथ पोल, ठीक है। तो जैसे यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे बीच से तोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो प्रत्येक चुंबक होगा, देखिए ध्रुव अलग नहीं होंगे, जो एक टुकड़ा होगा ना वो फिर भी वो भी उसमें भी क्या हो जाएंगे, दो दो पोल हो जाएंगे। जैसे हमने ऐसे तोड़ा था, ठीक है, ऐसे एक ऐसे तोड़ा, एक ऐसे तोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे एन तो होगा लेकिन यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ पोल, ठीक है। ऐसा चलता रहेगा, जितनी भी बार आप तोड़ोगे इस चुंबक को उतने ही चुंबक और बन जाएगी, ना कि कोई ध्रुव इसका अलग होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तीसरा जो इसका गुण है, तीसरा गुण ये है कि आप इसको जैसे ही, कोई चुंबक है माना, ठीक है, कोई चुंबक है, तो जैसा कि माना हमने कोई एक चुंबक बनाया यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो गया यन, ये क्या हो गया यस, ये क्या है भाई, ध्रुव है,
ये भी तो ध्रुव है, और ये क्या है, ध्रुव है, और ये क्या है, मध्य बिंदु। तो हम कहेंगे जो क्या होगा, मध्य में, ठीक है, मध्य में क्या होता है, जो चुंबकत्व होता है, मध्य में चुंबकत्व क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है, क्या होता है, शून्य, ठीक है। और ध्रुवों पर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्रुवों पर चुंबकत्व जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। आप जैसे जैसे चुंबक के केंद्र की ओर जाएंगे वैसे वैसे उसका चुंबकत्व घटता जाएगा, और आप जैसे ही चुंबक के ध्रुवों की ओर जाएंगे जैसे जैसे वैसे वैसे उसकी शक्ति या चुंबकत्व बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ, ठीक है। और एक और है, एक देखते हैं कि जैसे माना हमने कोई इसे चुंबक रखा, ठीक है, दो चुंबक, ठीक, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। तो ये क्या करेगा बोलो, इसमें क्या है, जो दोनों पोल सामने सामने के, जैसे यहाँ पे यस हो गया, यहाँ पे यन हो गया, तो ये क्या है, विपरीत है, ये क्या है, ये क्या है, विपरीत है, ठीक है। तो विपरीत होने के कारण ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, क्या आकर्षित करेंगे, बोलिए, जब भी विपरीत हो गए तो ये आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब माना यहाँ पे भी यन था, यहाँ पे यस था, यहाँ पे यस था, यहाँ पे यन था, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस, यहाँ पे यस, ठीक है। तो ये क्या है, समान है, समान पोल है, ठीक है। तो समान पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, बताइए, बोलिए बोलिए, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। बात इतनी समझ में आ गई, फटाफट से नोट करिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए आप, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, पूरी एनसीईआरटी कवर होगी, आप चिंता न करें, बस आप देखते रहिए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। कहा जाता है, परिभाषा इसकी क्या होगी कि चुंबकीय या चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके, क्या कहा हमने, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके, उसके लिख दिया, जिसमें उसके चुंबकीय चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करे, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की हमने परिभाषा देख ली, ठीक है। इसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, दिशा, दिशा जो होती है वो क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से क्या होती है, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, क्या होती है, दिशा होती है और दक्षिणी ध्रुव से क्या होती है, उत्तरी ध्रुव पर खींची गई रेखा की दिशा में होती है, ठीक है। कंपास जो होता है, ऐसे कोई कंपास होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे यस, यहाँ पे यन, ठीक है, जो खींची की रेखा होती है इसी पे होती है दिशा इसकी, ठीक है। और फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फटाफट से नोट कीजिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। हम हेडिंग डालते हैं जो है चुंबकीय
की तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग उसकी परिभाषा लिखने जाना है। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लिखेंगे क्या कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के जो क्या होती है, लंबवत रखे एकांक लंबाई, क्या रखे एकांक लंबाई, ठीक है, के तार में, कहाँ के तार में हमने क्या देखा, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, क्या एकांक धारा प्रवाहित करने पर, एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल, जो तार पर क्या होता है, कार्यरत जो बल होता है, हाँ मेरे साथ आप लोग भी रटते रहिए, ठीक है। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या पढ़ा, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कहलाती है, ठीक है। इतना पढ़ लिया हमने, ठीक है। यह कैसी राशि है, यह कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है, राशि का ध्यान रखना, सदिश राशि है, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। यह क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है, और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। क्या होता है, जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। न्यूटन एन माने तो आप जान ही जाएंगे, या ऐसे कहेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। इसे आप समझ गए तो अच्छी बात है। और देखिए ये भी क्या दो प्रकार का होता है चुंबकीय क्षेत्र की, ये दो प्रकार का होता है, कौन से, एक ये यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है, यहाँ ये कितने प्रकार का था, दो प्रकार के। एक होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, समान हो, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र समान हो, ठीक है, परिमाण और तीव्रता क्या हो, यानी मैं लिख देता हूं सीधा, परिमाण और तीव्रता क्या होंगी, सेम होगी, ठीक है, एक समान, ठीक है। और क्या बोलेंगे, दूसरा जो होगा, ये पहले हो गया और ये दूसरा हो जाएगा जो असमान, ठीक है, असमान चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर परिमाण और क्या होंगे, जो परिमाण होंगे एंड तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, सेम नहीं होगी, ठीक है, क्या होगी, सेम नहीं होगी। ओके, तो इसे फटाफट आप नोट करिए, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। इसके बारे में ये क्या है, ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं, और ये इनका दो ही काम है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं, दिशा को ये प्रदर्शित करती हैं, या क्या करती हैं, अवतरित करती हैं, आवृत करती हैं, ठीक है, आवृत करती है, ठीक है।
इनका दो काम है, काल्पनिक रेखाएं हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अवरुद्ध करती हैं, ठीक है। और अब एक चीज आप बताइए, देखिए एक चीज और होता है क्या, उदासीन बिंदु। क्या होता है? उदासीन बिंदु, ठीक है। उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु के बारे में हम जानने वाले हैं। तो उदासीन बिंदु क्या है? तो उदासीन बिंदु वह है, उदासीन बिंदु क्या है कि उदासीन बिंदु वह है कि जहां पर क्या होता है, जो परिणामी चुंबकत्व, परिणामी जो होता है चुंबकत्व शून्य होता है, जीरो, यानी कि क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। उदासीन बिंदु वह है जहां पर परिणामी क्या होता है, जो परिणामी चुंबकत्व होता है वो हमारा क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो इसे फटाफट आप नोट करिए। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में, ठीक है। कुछ इनके गुण हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो गुण है, ये क्या होती है, ये जो होती हैं ये उत्तरी ध्रुव से, कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं, ठीक है। कैसे? ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और अंदर जो होता है चुंबक के अंदर, वो फिर वापस कहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे होते हुए वापस निकल जाती है, ठीक है। ऐसे ऐसे होते हुए वापस निकल जाती है, ठीक है। तो आप दिशा अगर देखेंगे तो जो दिशा होगी इसमें, दिशा जो होगी वो बाहर जो होगी वो कहाँ पे होगी भाई, एन से कहाँ होगी, यस की ओर, ठीक है। और जो अंदर होगी वो कहाँ होगी, यस से एन की ओर, ठीक है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये जो होती हैं वो बंद वक्र के रूप में, ठीक है, चलती हैं या बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है। दूसरा गुण हो गया। और यहाँ पर इनका जो है क्या, जो इनका है तीसरा गुण ये है कि समान, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर समान बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, समान जो बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, जहाँ पर समान बल रेखाएं होती हैं वहाँ पर ये क्या होती है, कौन, बल रेखाएं परस्पर समांतर व क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चौथा जो पॉइंट है वो क्या होता है, बोलिए कि जहां पर, बताइए जहां पर जो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं, ठीक है, पास हैं, वहां पर क्या होता है, बोलिए, वहां पर क्या होता है, बोलिए, चुंबकीय बल अधिक होता है। क्या होता है, चुंबकीय बल जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात यहाँ पर बल, कहाँ पर, यहाँ पे अंदर में बल अधिक है, यहाँ पे देखो पास बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है। यहाँ पर बल क्या है, अधिक है, ठीक है। और पांचवें नंबर पर है जो, वो क्या होते हैं, ये क्या करती हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है,
समझी बात आप लोग? ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं। ये कुछ हैं प्रॉपर्टी चुंबकीय बल रेखाओं के, ठीक है। तो इसे फटाफट आप नोट कीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ तब तक के लिए, फटाफट आप नोट करते रहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पहले से ही लिख लिया है क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा था और रिवीजन जल्दी जल्दी कराना है। तो मैं आपको समझाता हूँ। हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। किसका नियम? दो नियम है इसमें। पहला नियम हम देखते हैं क्या, कि मैक्सवेल का नियम, या इसे बोलते हैं दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ठीक है। मैं दक्षिणावर्ती पेंच में ये होता है कि, रुक जाइए मैं पेचकस लाया हूँ, उसके माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं पेचकस ले आया, मेरे पास इससे ऐसा पेंच नहीं है, पर मैं पेचकस लाया हूँ, ठीक है। तो मान लिया पेंच से पेचकस कसते हैं, ठीक है। तो इससे कुछ अनुभव कीजिए, ठीक है। तो जैसे मैक्सवेल का जो नियम है, या पेंच का नियम, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या कहता है कि यदि दाएं हाथ से पेंचकस को या पेंच को इस प्रकार से, मैंने पेंचकस को हम, ठीक है, पेंच मान रहे हैं, हमारे पास पेंच नहीं है, तो दाएं हाथ से पेंच को इस प्रकार घुमाएं। कैसे? इस प्रकार घुमाएं कि जो पेंच की बढ़ने की दिशा यानी इधर, वो क्या होगी, धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और जो पेंच की घूमने की दिशा यानी इस साइड, वो क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा ना? ऐसे करेंगे अगर, जो चुंबक को क्या करते हैं, जैसे पेंच को ऐसे ऐसे कसेंगे ना, तो पेंच कैसे जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। मान लिया कोई क्या है, मान लिया ये कोई दीवार है, ठीक है। यहाँ पे जब पेंच को कसते हैं ऐसे, तो पेंच क्या होता है, पेंच अंदर की ओर जाता है। तो अंदर की ओर जो जाएगा, उधर क्या होगी, धारा की दिशा, और जो पेंच घूमेगा इधर को, हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो ऐसे घूमेगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। ये हमारा नियम है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैक्सवेल का नियम जो है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, यदि पेंच कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच की नोक धारा की दिशा में हो, तो पेंच को घुमाने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में हुई। आपको एग्जाम्पल तो समझ में आ गया, ठीक है। आप घर पर ट्राई करिएगा, ओके। तो फटाफट इसको नोट करिए। तो दूसरा नियम क्या है, जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का है, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है हमारे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठा का नियम क्या कहता है, पहले मैं इसको पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। ये कह रहा है, यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां तार पर लिपटी हों, अंगुलियां तार पर लिपटी हों व अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियां की दिशा जो होगी, वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। और हमारे पास कोई धारावाही चालक तो है नहीं, हमारे पास वही पेचकस है, तो हम पेचकस लेते हैं, ठीक है, इसी को धारावाही चालक मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि जो उंगलियां हों, क्या हों, वो तार में लिपटी हों, तथा जो अंगूठा, देखिए ये मेरा अंगूठा, ये देखिए ये मेरा अंगूठा जो है, अंगूठा क्या हो, धारा की दिशा में, ठीक है। तो लिपटी हुई जो अंगुलियां होंगी, वो किसको प्रदर्शित करेंगी, चुंबकीय बल रेखाओं को, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे उंगलियां किधर, अंदर की ओर फोल्ड हो रही हैं, देखिए। तो इधर होगा, इधर से, यानी इधर से इधर को होगा क्या, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इधर से इधर होगी, ठीक है। आप देख लीजिए इधर से, कि जैसे यहाँ से देखिए, ये समझ में आता है, यहाँ से देखिए कि यहाँ से ऐसे ऐसे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो होगी इधर होगी, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, इधर से इधर को, ठीक है। और धारा की दिशा कहाँ पर है, अंगूठे की दिशा में, यानी पेचकस के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल अच्छा है? नहीं समझ में आया तो घर पे करके देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे पकड़िए, कोई धारावाही चालक लीजिए ना, तो वो कोई इसमें करंट हो, वो धारावाही चालक मत ले लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप समझते हैं ना? हाँ ठीक है, फटाफट नोट करिए।
तो अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, अरे भाई मार्कर कहाँ गया। तो अब हम वहाँ आगे क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे तो आपको दिखाई ही नहीं दे रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, जिस प्रकार हम क्या करते हैं, चुंबक क्या होता है, चुंबक के बारे में बताइए। जैसे अभी अभी बताया था वैसे ही, जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है, विद्युत धारा के चारों ओर क्या होता है, बोलिए बोलिए। और चुंबक के चारों ओर चुंबकीय प्रभाव, तो विद्युत धारा के चारों ओर क्या होगा, बोलिए, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, कोई चालक तार है, तो हमने कहते हैं कि किसी चालक तार, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर तार के चारों ओर क्या होता है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्या कहा हमने कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यह गुण क्या कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। और यह गुण विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता, ठीक, क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। जिस प्रकार माना कोई ए माना मेरा मार्कर ही क्या है, ये चालक है, चालक तार है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो इसके क्या होता है, इसके चारों ओर विद्युत ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और यही गुण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने जो होता है, इसी गुण को हम क्या कहते हैं, बोलिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। समझ में आया, ना समझ में आया हो तो दोबारा कर देखिए। चलिए इसे फटाफट से नोट करिए। और हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो सपोर्ट करते रहिए, जब हम लाइव आएंगे तो भाई आपको फिर आगे का या क्लास 11th क्लास 12th के फिजिक्स बताएंगे क्या होता है। फटाफट इसको नोट करिए। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। देखिए क्या है कि जो इसका फार्मूला होता है वो बी बराबर क्या होता है, के आई अपॉन आर, ठीक है। जहाँ के क्या है, या के बराबर हम लिखते हैं म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, जिसका मान क्या होता है 2 × 10⁻⁻⁷, ठीक है, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। और म्यू नॉट को हम क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। और साथ ही इस फार्मूले से पता चलता है कि जो बी है वो सीधे अनुक्रमानुपाती किसके है, बोलिए, आई धारा के। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही जितना धारा आप बढ़ाओगे उतने ही क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र जो बी है वो बढ़ता रहेगा। आप जितना अधिक धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तार में, उतने ही अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगी। यदि ये धारा कम है तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगी, क्योंकि ये सीधे अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो इसे फटाफट से नोट करिए। फिर हम इस पर एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए
बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे करने की कोशिश कीजिए। यदि आपका आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फटाफट से आप, और फिर मैं लगाने की कोशिश करता हूँ पता। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या दिया है, जो दिया है वो क्या है, दूरी, यानी आर बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर में नहीं होगा क्योंकि जो दूरी का मात्रक होता है वो मीटर में होता है, तो पे आएगा क्या 0.5 मीटर। बदलना तो आपको आता ही, कैसे बदलेंगे मैं बता रहा हूँ बेसिक से, इसलिए क्योंकि सभी को नॉलेज नहीं होता। ठीक है, तो बाकी तो छोटी चीज़ है, सबको पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि जो 50 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितने होता है, 1 बटा कितना होता है, 1 बटा 50 सेंटीमीटर में 1 बटा 100 मीटर होता है। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर में 1 बटा 100 मीटर होता है। ठीक है, 1 बटा 100 मीटर होता है। तो जब इससे हम भाग करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और दशमलव पहले आ जाएगा, तो क्या जाएगा, भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.5 मीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये क्या है, दूरी पर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। तो जो बी है वो हमारा कितना है भाई, 0.5 इंटू 10⁻⁷ ठीक है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं। हमारा जो फार्मूला है वो बी बराबर क्या होता है बोलिए, 2 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, यहाँ पे 7 ही दिया हुआ है ना, हाँ 7। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इंटू I/R। तो यहाँ से जब हम I निकालेंगे तो जो I हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, B इंटू R बाई 2 इंटू 10⁻⁷। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, B का मान कितना है बोलिए, B का मान यहाँ पे है 0.5 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बताइए, यहाँ पर है गुणे R कितना है 0.5 बटे 2 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब देखिए इसको हम काटेंगे तो यह आ जाएगा कितना, अब I है ना, तो यहाँ से हम 10 की पावर को माइनस से ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए 25, यानी 0.25 बटे 2। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना जाएगा भाई, 2 में ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे हम 0.21 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.125 एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी होगी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, फटाफट से इसको नोट करिए। टॉपिक हम पढ़ने वाले थे विद्युत धारा वही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रा ये सर्कुलर लूप। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि तांबे के एक मोटे तार को मोड़कर एक वृत्ताकार कुंडली बनाकर कुंडली को एक गत्ते के ऊपर चिपके सफ़ेद कागज़ पर समायोजित कर देते हैं, यानी चिपका देते हैं। जब परिपथ में कुंजी लगाकर धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के समीप रखी कंपास सुई विक्षेपित हो जाती है। देख लीजिए चित्र बना हुआ है। ठीक है, फटाफट से फिर मैं आगे बताता हूँ। तो कंपास सुई की सहायता से गत्ते पर चिपके सफ़ेद कागज़ पर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं को खींचते हैं। इस प्रकार प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। ये जान लीजिए, ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि ये जो है ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बोर्ड पर लिखता तो बहुत समय बर्बाद होता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। कुंडली के तार के किनारों के समीप बल रेखाएं वृत्ताकार होती हैं तथा धारावाही कुंडली के तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय बल रेखाओं की वक्रता कम हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि कुंडली की केंद्र पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर तथा कुंडली के तल के लंबवत प्राप्त होती हैं, जो यह सिद्ध करती हैं कि कुंडली के केंद्र पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या कहा कि कुंडली के केंद्र पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा उसकी दिशा कुंडली के तल के लंबवत होती है। क्या कहा,
उसकी दिशा जो होती है कुंडली के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। फिर तीसरा पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखाएं कुंडली के एक तल से अंदर की ओर जाती हैं, वह तल दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है तथा दूसरे तल से बाहर निकलती हैं, वह तल उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जैसे अभी हमने चुंबक में पढ़ा था। ठीक है। फिर आगे क्या है, कुंडली के तल को सामने से देखने पर यदि प्रवाहित धारा की दिशा दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज होती है तो कुंडली का सामने का तल दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, और यदि कुंडली में धारा की दिशा वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होती है तो कुंडली का सामने का तल उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कमेंट कर देना, मैं फिर देख लूँगा, दोबारा टॉपिक इस पर बना दूंगा, लेकिन बस थोड़ा रिवीजन करना था इसलिए मैं जल्दी में हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, धारावाही वृत्ताकार लूप द्वारा उसके केंद्र पर उत्पन्न क्षेत्र वृत्ताकार लूप में से गुजरने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती और वृत्ताकार लूप की त्रिज्या के भी उत्क्रमानुपाती होता है। अगली बात, यदि वृत्ताकार कुंडली के फेरों को n गुना कर दिया जाए तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे n गुना अधिक हो जाएगा। एक बात याद रखिए कि इसमें इसके सारे फार्मूले भी होते हैं, पर अभी आपको नहीं पढ़ना है, क्लास 12th में पढ़ना होगा। ठीक है, क्लास 12th के सिलेबस में है, अभी आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसलिए फार्मूला पर ज़्यादा लोड ना दीजिए, क्योंकि इसका वर्णन करने के लिए ही आता है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र की क्या करिए, सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, और ये बड़े बड़े होते हैं उत्तर, इसलिए आपको लिखना होता है, ना कि इस पर कोई सवाल नहीं आता, बस मैं फार्मूला से एक बताया हूँ उसी से आता है और बाकी नहीं आता। ठीक है, पॉइंट और बचा हुआ है, इसे मैं आपको बता देता हूँ इस प्रकार से, उसके बाद मैं बोर्ड पर ही समझाऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट करिंग सोलेनॉइड। ठीक है, कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई विद्युत बहुत अधिक फेरों की कुंडली परिनालिका कहलाती है, जैसे इस प्रकार चित्र में बना हुआ है परिनालिका का। फिर ये कह रहा है, यदि इस कुंडली में किसी सेल के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है, दंड चुंबक बन जाता है। अब कंपास सुई की सहायता से यदि धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को रेखांकन किया जाए तो नीचे दिए गए चित्र के अनुसार चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती हैं। देख लीजिए, इसे यहाँ पर दिखाया गया है। फिर क्या कहा जाता है कि परिनालिका के अक्ष पर बल रेखाएं अक्ष के समानांतर तथा बहुत पास पास होती हैं। बिल्कुल सही, परिनालिका के पास देखिए पास पास है ना, एकदम गजिन गजिन। और फिर क्या, अक्ष पर बल रेखाओं का समांतर होना यह सिद्ध करता है कि धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। बिल्कुल सही, तथा बल रेखाओं का पास पास होना यह सिद्ध करता है कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। ठीक है, अभी हम बताया है। फिर कहा, चुंबकीय बल रेखाएं परिनालिका के एक सिरे से अंदर जाती हैं और सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है तथा दूसरे सिरे से बाहर निकलती हैं, वह सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अभी पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, परिनालिका के तल को सामने से देखने पर यदि प्रवाहित धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है तो परिनालिका का सामने का तल दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, और यदि परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त होती है तो परिनालिका का सामने का तल उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये दो चीज़ें जो टॉपिक इसलिए इस प्रकार से पढ़ाई हैं ताकि बोर्ड पर यदि मैं लिखता तो समझ लीजिए आप आधे घंटे का टॉपिक था, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है तो 3-4 बार लिखकर आपको समझाना पड़ता है, इसलिए मैंने एक बार में कर दिया ताकि आपका समय बच जाए, क्योंकि बोर्ड पेपर बहुत नज़दीक है, जनवरी चल रही है और यह समय आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, विद्युत चुंबक। ठीक है, विद्युत चुंबक की परिभाषा देखेंगे, किससे कहते हैं। ठीक है, क्या चीज़ें हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। तो हम कहेंगे, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को क्या कहते हैं, हम विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो नर्म लोहे का उपयोग क्यों किया जाता है, स्टील का क्यों नहीं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या बात है कि नर्म लोहा जो है
उसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या करता है, वो विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। और यदि स्टील का प्रयोग करेंगे तो वो भी प्रयोग करेगा, बिल्कुल विद्युत चुंबक के तरह क्या करेगा, विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन क्या है कि जो नर्म लोहे के कारण, जो नर्म लोहे का बना विद्युत चुंबक होता है, ठीक है, जिस विद्युत चुंबक में नर्म लोहा यूज होता है, ठीक है, या प्रयोग में लाया आता है, उसमें यदि हम धारा को क्या करते हैं, धारा प्रवाह को बंद कर देते हैं तो क्या होता है, जो लोहा होता है यानी नर्म लोहा, वो क्या होता है, तुरंत ही जैसे धारा बंद करते हैं हम, तैसे ही वो क्या होता है, अपना सारा चुंबकत्व या चुंबक का गुण क्या करता है, खो देता है, और इस प्रकार यह अस्थायी चुंबक का रूप ले लेता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अस्थायी चुंबक। यह एक इसका गुण है, किसका, विद्युत चुंबक का गुण है कि यह एक अस्थायी चुंबक होता है। लेकिन यदि हम स्टील का उपयोग करते तो वो क्या हो जाता, अस्थायी चुंबक बन जाता, ठीक है। विद्युत धारा जैसे ही हम कट करते या विद्युत धारा प्रवाह रोक देते हम, तो वो क्या होता, अस्थायी यानी अस्थायी चुंबक बन जाता, ठीक है। तो उसे हम आवश्यकता अनुसार नहीं चालू बंद कर सकते थे, ठीक है। और इसका जो दूसरा गुण है, यानी दूसरा या तीसरा गुण मान लीजिए, ठीक है। तो तीसरा गुण यह है कि जैसे ही क्या है कि कोई मान लिया ये विद्युत चुंबक है, इसमें जैसे ही हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये डिपेंड करता है किस पर, फेरों की संख्या पर। कुंडली में जितने अधिक फेरे होंगे, ठीक है, उतना ही क्या होगा कि अपने अनुसार चुंबक की शक्ति ले सकते हैं। आप जितना शक्ति चाहते हैं चुंबक की, जितना प्रबल चुंबक आप बनाना चाहते हैं, उतने फेरों की संख्या आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और बात रही है कहाँ पर यूज होता है, इसका यूज कहाँ पर होता है, तो इसका यूज जो होता है वो विद्युत मोटर में होता है, ठीक है, और विद्युत घंटी में होता है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ठीक है। ये सब क्या है, विद्युत चुंबक पर आधारित है। इसमें आप जब कभी ट्रांसफार्मर देखे होंगे ना, चार्जर में लगा होता है, तो चार्जर में ऐसे ट्रांसफार्मर के चारों ओर ऐसे तार लपेटे होते हैं, वो इसी कारण होता है, ठीक है। इसे फटाफट से नोट करिए। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, मैं अभी बताता हूँ पढ़ के क्या लिखा हुआ, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि यदि, क्या लिखा हुआ है कि यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब प्रथम उंगली जो होगी वो बी यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तथा बीच वाली उंगली प्रवाहित धारा की दिशा को, तथा अंगूठा जो होगा वो चालक पर लगने वाले बल अर्थात एफ की दिशा को प्रदर्शित करेगा। कैसे, इन्होंने कहा है, फ्लेमिंग ने क्या कहा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अपने बाएं हाथ को इस प्रकार लें। कैसे, इस प्रकार लें कि प्रत्येक जो क्या हो, प्रत्येक जो उंगली हो, ऐसे, इसे थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक जो उंगली हो, ठीक है, अरे हाँ, प्रत्येक जो उंगली हो वो क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो जो पहली वाली उंगली, ई वाली उंगली क्या होगी, जो ए वाली उंगली होगी, ये धारा की दिशा नहीं, धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। जो प्रथम उंगली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और जो दूसरी वाली उंगली होगी, ठीक है, ये किसको प्रदर्शित करेगी, बोलिए बोलिए, अभी मैंने बताया, बोलिए पीछे देख के बताइए जल्दी से, नहीं किसको, कमेंट में करिए, जल्दी कमेंट करिए। ये करेगी धारा की दिशा को, ठीक है, और अंगूठा किसको करेगा, बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना, आप मेरे साथ ऐसे करिए, ऐसे, तो तीनों लंबवत हो जाएं, ठीक है, ऐसे करिए फटाक से, फिर बताइए। ये बी की दिशा को, ये आई की दिशा को, और ये एफ की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। फटाक से करके देखिए और इसको नोट करिए, ठीक है। क्लास में मजा आएगा, टेंशन ना लीजिए। अभी थोड़ी वर्क ज़्यादा रहता है ना, इसलिए फटाफट करिए। हम लोग फिर से ऐसा यूज कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है विद्युत मोटर कि इसकी संभावना आप समझ लीजिए 90% है पेपर में आने की, 90% चांस है, ठीक है, पेपर में आने की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए। इसलिए मैं इस प्रकार कर रहा हूँ
क्या है, विद्युत मोटर। हमारा जो टॉपिक है विद्युत मोटर, ये क्या कह रहा है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे कि हम जो जो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसे हम मोटर में डालते हैं और फिर मोटर चलता है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सिद्धांत यानी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कुंडली को चुंबक क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर धारा के कारण एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ की नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता है। ठीक है, संरचना में कुछ पॉइंट हैं, जो कि 4 पॉइंट हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ है। पहला नंबर तो संरचना। विद्युत मोटर के 4 मुख्य भाग होते हैं, विद्युत क्षेत्र या क्षेत्र चुंबक, फील्ड मैग्नेट। क्या होता है, क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुव N व S हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या होता है, आर्मेचर। ठीक है, यह बहुत अधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है जिसे तांबे के अचालक, ठीक है, इंसुलेटेड तारों की सहायता से कच्चे लोहे के करोड पर लपेटकर बनाया जाता है। यह चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमती रहती है। ठीक है, और क्या होता है, तीसरे नंबर विभक्ति वलय होता है, स्प्लिट रिंग्स। ये 2 अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। आर्मेचर के सिरे चित्रानुसार इन 2 अलग अलग वलयों में जुड़े रहते हैं। ब्रश ये कार्बन धातु की बनी 2 पत्तियां होती हैं जिन्हें विभक्त वलय स्पर्श करते हैं। एक ब्रश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे से बाहर निकलती है। देखिए मैं बताता हूँ ये क्या है। ये जो है, ये हमारा अस्थायी चुंबक है। ठीक है, ये वाला, ये हमारा जो ये सब है पूरा, ये क्या है, आर्मेचर है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्या है मैं भी बताता हूँ आपको। जो ये देखिए काला काला दिख रहा है, ब्रश है। ठीक है, ये यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, ये जो, और ये जो ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, लंबे लंबे, ये क्या है, हमारे विभक्त वलय हैं। ठीक है, और ये अक्ष है। ठीक है, तो चित्र, डायग्राम बहुत अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इसे आपको बनाना पड़ सकता है पेपर में। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर हम लोग यहाँ पर आगे कि इसकी मैकेनिज्म यानी वर्किंग क्रियाविधि क्या है। ठीक है, तो हम कहते हैं माना कुंडली ABCD क्षैतिज स्थिति में है। जब परिपथ में कुंजी लगाते हैं तो ब्रश X से होकर कुंडली ABCD में धारा प्रवाहित होती हुई तथा ब्रश Y से होती हुई वापस आ जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा BC तथा AD पर कोई बल कार्यरत नहीं होता है क्योंकि दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हैं। भुजा AB पर नीचे की ओर तथा भुजा CD पर समान मात्रा में ऊपर की ओर बल एक कार्य करता है। इस प्रकार कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है तथा यह कुंडली को वामावर्त दिशा में घूर्णन कराता है। ठीक है, फिर कहते हैं जब कुंडली ऊर्ध्वाधर अवस्था में आ जाती है तो ब्रश का विभक्त वलयों से संबंध विच्छेद हो जाता है तथा धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, लेकिन जड़त्व के कारण कुंडली स्थिर नहीं होती है। जब कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरती है तो विभक्त वलय स्वतः ही अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तथा विपरीत ब्रशों के संपर्क में आ जाते हैं। इस कारण कुंडली में धारा की दिशा उत्क्रम हो जाती है, लेकिन सीधे हाथ की ओर धारा की दिशा समान रहती है। अतः दाएं हाथ की ओर बल सदैव ऊपर की ओर तथा बाएं हाथ की ओर बल सदैव नीचे की ओर रहता है। इस प्रकार कुंडली स्वतः ही वामावर्त दिशा में घूर्णन करती रहती है। मोटर की घूर्णन गति में वृद्धि निम्न प्रकार से की जा सकती है। कैसे कैसे कहते हैं, कई कारण हैं। देखिए, कुंडली में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाकर, जैसे ही आप धारा का मान बढ़ाएंगे तो कुंडली जो होगी उसकी क्या होगी, गति तेज हो जाएगी। ठीक है, और फिर कुंडली में फेरों की संख्या, आप जैसे ही कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा और इससे क्या हो जाएगी, फिर से आर्मेचर की स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, यदि आप कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, ठीक है, तो कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाने से भी क्या होगा, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा आर्मेचर की क्या जाएगी, गति बढ़ जाएगी। और फिर है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाकर की जा सकती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ाकर, हाँ बिल्कुल, चुंबक अगर प्रबल चुंबक लगाएंगे तो भी अधिक होगा। कुल मिला के हमें चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते हैं तो हमारे जो आर्मेचर होगा उसकी गति बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम यहीं तक, ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप लोग पढ़कर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है,
आपके परिवार वाले भी यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग पढ़कर, एक टीचर जो होता है उसकी एक ही ख्वाहिश होती है क्या, कि आप लोग पढ़कर अच्छे पद पर पहुँचें। ठीक है, आप लोग अच्छे पद पर पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग हमारा भी जिक्र करेंगे और हमें ये गर्व होगा कि आप लोग कहीं अच्छे स्थान पर हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ते रहना ज़रूरी है। ठीक है, और साथ ही आज मैं कुछ कुछ बुक्स, कुछ पीपीटी, कुछ यानी बुक्स का मैंने उपयोग कर लिया है। जैसे बुक्स के पेज का उपयोग कर लिया वीडियो में, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। मैं हर बार ऐसे नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाना रहता है और यहाँ पे ऑनलाइन भी पढ़ाना रहता है। ठीक है, कई सारे काम रहते हैं तो मैं थोड़ा थक जाता हूँ, इसलिए आज यूज़ कर लिया, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आप चिंता में बिल्कुल नहीं रहिए, आप पढ़ते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करिए। जितना ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे समझ लीजिए आप उतना ही पेपर के लिए बिल्कुल एकदम से परिपक्व होते जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, आपको टेस्ट भी देना है। यदि आप टेस्ट देंगे तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, और तो रात काफ़ी हो गई है और हम लोगों का चैप्टर ये पूरा हो गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर जो था वो पूरा हो गया। हम लोगों ने 2 दिन में 2 चैप्टर पूरे किए हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम पूरे फिजिक्स को ख़त्म करेंगे क्लास 10th का। और इसे आप जितनी बार, कम से कम आप 3 बार 4 बार, आप एक लेक्चर को 3 बार 4 बार देखिए ताकि आपको वैसे ही याद हो जाए। ठीक है, आपको खुद ही रिवीजन हो जाए, क्योंकि भाई कितने आपके पास ज़्यादा फिजिक्स के तो है नहीं चैप्टर, तो आप अगर वैसे मोटा मान लीजिए कि आपके पास, देखता हूँ तो बताता हूँ, एक मिनट लिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 और 1 10, ठीक है। आपके पास कितने हैं, 10 चैप्टर हैं। ठीक है, 10 या और तो वैसे ही हैं, खैर में पर्यावरण है वो सब छोड़िए, लेकिन आपके पास 10 चैप्टर हैं। यदि आप 3 बार रिवाइज करते हैं तो आप 30, यदि एक वीडियो को आप 3 बार रिवाइज करते हैं तो आप 3 घंटे में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही क्या हो जाएगा, 3 बार यदि आप रिवाइज करेंगे तो आपको 30 दिन में 90 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। तो मेरी शुभकामना है आप सबको कि आप सब लोग पढ़ के बोर्ड पेपर में अच्छा नंबर लाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना भाई लोग, मेहनत बहुत लगती है। ठीक है, मैं देख रहे हो ना मेरे चेहरे पर कितने में थका हुआ लग रहा हूँ।